हेलो एवरीवन एंड आज के वेबिनार के लिए वेलकम। एंड आई होप आप लोग का ट्रेनिंग अच्छे से चल रहा है। एंड कल फेड का बड़ा इवेंट था, तो आज हम बात करेंगे कि फेड ने क्या बोला, क्या एक्सपेक्टेशंस थी। एंड ओवरऑल लास्ट 2-3 हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में। एंड मैं जानता हूँ कि बहुत लोग कंफ्यूज है कि यूएस में क्या हो रहा है, बैंकिंग क्राइसिस क्या हो रहा है, रेड शूज के साथ क्या हो रहा है, एंड गोल्ड की मूवमेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ी। ये सारे क्वेश्चंस है, आज हम वो सब आंसर करेंगे। एंड आज काफी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि ग्लोबल मार्केट में हो रहा क्या है। बिकॉज पहली बार इस साल में एक सिस्टमिक रिस्क का चांस है कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इन अ बिग वे। बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि रिसेशन आएगा 2023 में। देखो, प्रेडिक्ट करना इजी है रिसेशन आएगा कि नहीं, पर हमारा काम यह है कि उसमें कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे प्लान करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। ठीक है, उसके पहले क्विकली हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक बार देख लेंगे कि कैसा चल रहा है परफॉर्मेंसेस और क्या लेवल्स आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधे गोल्ड से। ठीक है, आई होप सब लोग लॉग इन कर चुके हैं कॉल पे। ठीक है, क्योंकि वरना फिर वापस रिकॉर्डिंग तो आप ले ही सकते हो, ताकि फिर बाद में वापस हम रिपीट करेंगे तो फिर बाकी लोग जो एक बार सुन चुके हैं उनको शायद पसंद ना आए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ गोल्ड से। तो गोल्ड ने ये जो मूव लिया है लास्ट 2 हफ्ते में, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे हिसाब से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। ठीक है, अगर कोई भी कहता है कि उसने गोल्ड में एक्सपेक्ट करके ट्रेड लिया, देखो अगर आप लॉन्ग थे, आप लकी हो गए कि वो इतना जल्दी रैली दिया है, पर एक्सपेक्टेशन किसी का नहीं था कि गोल्ड ऐसे रैली करेगा। ठीक है, $2000 जब आया, बहुत लोग बोले यार अब तो गोल्ड कहीं भी जा सकता है। एंड गोल्ड हमेशा गोल्ड की तरह 2000 से वापस करेक्ट होके 1930 पे आ गया और वहां से वापस एक अप मूव शुरू किया। ठीक है, गोल्ड ट्रेड करना बहुत मुश्किल है इस वक्त पे। अगर आप गोल्ड ट्रेड करते हो तो मैं हमेशा ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ। गोल्ड ट्रेड करने में जब शॉर्ट टर्म में गोल्ड मूवमेंट देती है इन अ स्मॉल स्पेस, जैसे अगर $30-40 की मूव है, जैसे अगर आप गोल्ड में देखोगे, पहले हम इस मूव के पहले की मैं बात करूंगा, थोड़े टाइम पहले की, आप देखोगे जब गोल्ड ये लेवल्स पे थी। ठीक है, एक स्लो लोड हो रहा है। अब गोल्ड जब ये लेवल्स पे थे, ठीक है, बिफोर ये ब्रेक डाउन आया, गोल्ड देखो कितने अच्छे से 1910 और 1950 के रेंज में था। ठीक है, ट्रेडिंग बहुत इजी था इस टाइम पे, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके लेवल्स है। एंड एक बार फॉल्स ब्रेकआउट दिया था पर वापस आ चुका था। फिर जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ 1910 का लेवल, अब देखो ये फिर ये नया रेंज आ गया। 1910 टॉप बन चुका था एंड 1810 बॉटम बन चुका था। तो 1810 से 1910 का रेंज था। एंड 1910 तो पहुंच नहीं पाया, 1890 मान सकते हैं। तो 1810 से 1890 ये ट्रेडिंग रेंज बहुत अच्छा था। अब उसने वापस ब्रेकआउट दिया है। जब भी ट्रेड में ब्रेकआउट होता है गोल्ड पे, तो कुछ टाइम तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे अगर पिछला हफ्ता आप देखोगे जिस तरह ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट हो रहा था, उस पे ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एंड उसको बहुत कम लोग ट्रेड कर पाते। ठीक है, तो एंड में होता क्या है कि अगर आप 1910 पे, जैसे 1810 पे बहुत लोग, मैंने आपको ये बताया भी था यहाँ पे, अगर आपने बाइंग किए तो ग्रेट, बट मैंने बताया था 1810 पे 2-3-4-5 बार सपोर्ट आ चुका था। एंड वहां से एक रैली हुई, इतनी बड़ी रैली कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब क्या हो गया है कि आपके लिए नया रेंज जो मार्केट का है 1935 से लेके 2000 है। ये इतना बड़ा रेंज है। तो आपको ये समझ के ट्रेड करना है कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हो तो आपको पता है आपके पास नीचे 35 तक जा सकता है। तो 40 पॉइंट नीचे का आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हो जाता है, 45 पॉइंट्स। तो आपको वो ध्यान में रखना है। अपसाइड पे आपके पास $20 to $25 है। तो इस वक्त ट्रेड करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको नहीं सूट करता है। ठीक है, ये टेक्निकल के पार्ट पे है। अगला मेरे हिसाब से अभी सपोर्ट 35 पे आएगा। अगला रेजिस्टेंस 80 पे है। 80 पे काफी टाइम से अटका पड़ा है। 80 क्रॉस किया तो 2000 आएगा। एंड 2000 के बाद 2050 अगला मेजर रेजिस्टेंस है। एंड लॉन्ग टर्म टारगेट अगर उसके ऊपर गया तो 2300 का है। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू कल के फेड मीटिंग के बाद ये है कि गोल्ड
अब मेरे हिसाब से बुलिश ट्रेंड में रहेगा। मेरा सिंपल रीजन ये है कि अगर आप कल की जेरोम पावल की स्पीच सुनोगे, आपको आइडिया आएगा कि उसने जो कहा उससे इतना सिंपल था कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, एंड अगर पॉज भी करेगा तो भी वो कुछ इजी नहीं करने वाला है मार्केट के लिए। रिस्क एसेट्स के ऊपर प्रेशर होने वाला है। मेरे हिसाब से अभी ऑलरेडी 3 बैंक उड़ चुके हैं यूएस में जो रीजनल बैंक्स है, एंड अगर ये कंटिन्यू हुआ तो और भी रीजनल बैंक्स उड़ेंगे। एंड जब भी ये होगा, कल एक कैपिटल वन नाम का बैंक है, उसका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उसका रेट ऑलरेडी बढ़ गया इन एंटिसिपेशन के इधर भी एक डिफॉल्ट हो सकता है। ठीक है, अब आप समझो ये सब क्यों हो रही है और इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा आज हम समझेंगे। पर गोल्ड पे मेरा सिंपल ये है कि अगर डॉलर वीक है एंड अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने नहीं वाला है, तो गोल्ड ऊपर जाने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक है, अगर आप गोल्ड शॉर्ट कर रहे हो तो बहुत प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करना, क्योंकि एक बार ये 2000 वापस क्रॉस कर दे तो ये कहीं भी जा सकता है, और गोल्ड की स्पीड आप सबको पता है। ठीक है, तो गोल्ड ऐसी चीज है, अगर आप लॉन्ग टर्म बुलिश हो तो ट्रेड उसके हिसाब से लेना, बेरिश हो तो बहुत संभाल के स्टॉप लॉस के साथ लेना। सिल्वर ऑन द अदर हैंड, सिल्वर ने ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर आप सिल्वर की मूवमेंट देखोगे अभी भी अप मूव अच्छा है सिल्वर का, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर मैं जो लेवल देख रहा हूँ ये 24.4 है। अगर आप ये देखोगे ये एक रेक्टेंगल में था और वो ही अभी सपोर्ट उधर का रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, ये जैसे ही 24.5 के ऊपर चला गया तो एक अच्छा बुलिश ट्रेंड मिलेगा आपको, उसके पहले नहीं। और उसके बाद 28 के टारगेट्स बनेंगे अगर वो क्रॉस होता है तो। पर अगर आपको ट्रेड करना ही है अपसाइड पे, तो आपको गोल्ड बेटर रिस्क रिवॉर्ड देता है सिल्वर से। ठीक है, सिल्वर में डाउन साइड और बड़ा है, अपसाइड कम है। गोल्ड में एक बार अगर ब्रेकआउट के आसपास आ चुका है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब ऑल टाइम हाईज या ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है तो उधर ऊपर जाने की क्षमता और बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट अगर वहां नहीं है, जैसे सिल्वर नहीं है, तो उसमें उतना बुलिशनेस नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो 2000 से 2020 के लेवल पे आपको सेलिंग अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है आप कर सकते हो। और अगर आपको बाइंग करनी है 30-35 के अराउंड, अच्छी लेवल से बाइंग की, अब काफी बीच में है उस रेंज के, तो उसके हिसाब से आप छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो। बट बड़े ट्रेड लेने के लिए ये दो बड़े लेवल्स हैं। 2020 के बाद अब बुलिशनेस और बढ़ जाएगा। ठीक है, जो ये गोल्ड और सिल्वर था। ऑयल जो ट्रेड करते हैं यूके ऑयल, तो आप देखोगे हम पूरे साल यूके ऑयल में चैनल पैटर्न में थे, फुल ईयर हम यही चैनल पैटर्न में थे, ब्रेकआउट दिया उससे, पर 90 की लेवल नहीं क्रॉस कर पाया। एंड अभी वापस नीचे आके 71 के लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। अगर आप देखोगे ऑयल भी रेजिस्टेंस पे है 76-70 के आसपास। तो अगर ये लेवल उसको अगर ब्रीच नहीं कर पाता 77 का, तो वापस आपको एक बार 70 का लेवल दिख सकता है। ठीक है, तो ऑयल में भी मैं बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, बिकॉज जिस तरह ग्लोबल मार्केट में बात हो रही है एंड जिस तरह मैं फंडामेंटल्स देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स मिला के गोल्ड में ऑयल में कोई बुलिशनेस दे रही है। तो अगर आपको लेना है, आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो 77 का स्टॉप लॉस रख के, नीचे की तरफ 70-71 का टारगेट आपको मिल सकता है यूके ऑयल। ठीक है, मुझे एक मैसेज आया है एक बार, जर्मनी 30, ओके जर्मनी 30 अब मैं बताता हूँ जर्मनी सी। ठीक है, तो 30 यही होगा, जर्मनी 30 15,000 के आसपास है। मैं पर्सनली बेरिश हूँ जर्मनी 30 पे, क्योंकि अगर आप देखोगे ओवरऑल इंडाइसेस वीक होने वाले हैं मेरे हिसाब से। अगर आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स देखोगे, यूरोप हो या यूएस हो, इवन इंडिया, सारे इंडाइसेस वीक लग रहे हैं। तो अगर आपको सेल करना है, आप ये लेवल्स पे भी सेल कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो लोअर हाइस की ये बन रहा है, एंड अगर आप देखो इधर, आप ये स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो 15,250 या 300 का स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। आपको 14,600 के टारगेट्स आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इंडाइसेस वीक लग रहे हैं। अगर आप यही बात करें, कल रात को हमने खुद नैस्डैक में देखा एक्शन क्या होगा। नैस्डैक एक डबल टॉप बना रहा है यहाँ 13,000 के आसपास, एंड कल डिस्पाइट ऑलमोस्ट 13,000 टच कर चुका था पर वहां आ गया। अब अगर आपको सेल करना है तो 12,700 का ये है, 13,000 का स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हो। अगर ये 12,050 के आसपास आता है, ये जो लेवल है 12,050, यहाँ जाके शायद थोड़ी बाइंग कर सकते हो। पर ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड्स ही लग रहा है।
सेम थिंग डाउ जोन्स तो और नेगेटिव लग रहा है उस हिसाब से देखा जाओगे तो। ये देखो एक बार भी लोअर हाइस बनाता जा रहा है, एंड 31,100 मेरा अगला टारगेट है डाउ जोन्स के लिए। इंडाइसेस वीक लग रहे हैं, स्टॉक्स वीक लग रहे हैं, इक्विटी इन जनरल वीक लग रहा है, एंड जब तक ये क्राइसिस से बाहर नहीं आएंगे तब तक पता नहीं कि इक्विटी में कब स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, करेंसीज की तरफ चलते हैं। तो पहले बात करते हैं हमारे डॉलर के बारे में। तो डॉलर आप देख रहे हो कि वीक होता जा रहा है, एंड अगला टारगेट डाउन साइड पे 100.8 टू 101 का है। तो डॉलर पे मैं यही कहूंगा कि डॉलर छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप देखोगे तो 30 मिनट चार्ट, 1 मिनट चार्ट पे थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, पर ओवरऑल मेरे हिसाब से डॉलर वीक है। एंड 102.5 जो लेवल है, ये जो लेवल है ना, अगर 5 या 6 के आसपास, ये अगर इसको ऊपर अपसाइड पे तोड़ पाता है तो डॉलर पे अच्छी मूवमेंट दिखेगी टूवर्ड्स 103.8। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो सीधा 101 की तरफ जा सकता है। तो उस हिसाब से अपने ट्रेड लेना। डॉलर में बहुत रिवर्सल्स के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, एंड मेरे हिसाब से रिवर्सल्स मिलेंगे, बट अगर आपको 102.6 के ऊपर का लेवल नहीं मिला तो आप समझ जाओ डॉलर वापस वीक होने वाला है। ठीक है, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड डॉलर ओवरऑल कल जब बात हुई, अगर आप एक बात समझोगे, लास्ट 2 हफ्ते में डॉलर ने नॉर्मल ट्रेंड नहीं फॉलो किया है। ठीक है, लोग पैनिक में थे, लोग डर रहे थे, बट डॉलर ऊपर नहीं गया क्योंकि इस बार इशू यूएस में है, एंड जब इशू यूएस में है तो डॉलर हमेशा वीक होगा ही। तो वो वही प्ले आउट हो रहा है। तो आप उसमें भी थोड़ा संभल के रहना। अगर आप डॉलर से कोई भी ट्रेड लेते हो तो डॉलर की मूवमेंट थोड़ी सी वॉलेटाइल होने वाली है और बढ़ने वाली है, तो उस हिसाब से ट्रेड। ठीक है, लेवल्स याद रखना। अगर आप यूरो यूएसडी देखोगे तो वन साइड अप मूव दिया है, एंड अगर आप देखोगे बहुत ही सरप्राइजिंग अप मूव था। ये अच्छा खासा वेज तोड़ के ऊपर चला गया है। मेरे हिसाब से 1.1 अगला लेवल होगा यूरो यूएसडी में। अगर बाइंग करनी है आपको तो 1.08 की लेवल बहुत अच्छी है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर पे काफी सेलिंग आई है। आज का टॉप भी काफी अच्छा था, अगर आप देखोगे 1.093 तक गया था। पर अगर आपको ये लेवल पे वापस बाइंग मिलती है जो 1.08 वाली लेवल है, तो आप वापस बाइंग कर सकते हो, यहाँ से वापस अप आ सकता है। ठीक है, बट ओवरऑल यूरो यूएसडी बुलिश है, बुलिश ट्रेंड पे है। तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो थोड़ा रुक के बाई कर सकते हो। सेल करना है तो यही लेवल 1.09 या 1.1 बेस्ट लेवल अगर आपको सेल करना। ठीक है, चलते हैं ऑड यूएसडी की तरफ। ऑड यूएसडी भी अच्छा खासा हाई बना के एक बार डबल टॉप ही बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखो फॉल्स ब्रेकआउट देके वापस नीचे आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑड यूएसडी भी कहीं ना कहीं यहाँ एक बार के लिए कंसोलिडेट करेगा। तो ये लेवल्स जो है आपके 0.672 और 0.671, ये लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेशन दिखेगा आपको। तो आपको ज्यादा ट्रेड करने के चांसेस नहीं मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट एंड वॉलेटिलिटी। तो थोड़ा साइडवेज आ सकता है। ऑन द अदर हैंड एनजेडी यूएसडी एक तरफ ऊपर भागा है, एंड ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट दिया जा रहा है। एक बार ये 0.8 के ऊपर चले जाए तो आपको एक और बड़ा मूव दिख सकता है, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट 0.65 की तरफ चला जाएगा। तो ये ब्रेकआउट के कस्प पे है, तो आप उस पर ध्यान रखना एनजेडी यूएसडी पे। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे थोड़ा लास्ट फ्यू वीक से यूरो जीबीपी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, एंड ऑड एनजेडी बहुत वीक चल रहे थे। तो जनरली मार्केट में पैटर्न्स बदलते हैं, तो हमेशा दोनों करेंसीज के लिए आसपास बदलते हैं। तो वो एक आप ध्यान में रखना। ठीक है, जिग्नेश भाई ने यूएस 10 ईयर के बारे में पूछा है, हम उस पर भी आएंगे। पहले और कोई करेंसीज पे किसी को कोई डाउट है तो पहले सारे करेंसीज क्लियर कर देंगे और फिर हम बाकी चीज पे भी जाएंगे। कोई और करेंसी? जीबीपी यूएसडी, ओके। तो जीबीपी यूएसडी 1.23 का लेवल है, जो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर बहुत स्ट्रगल हो रहा है, एंड 1.235 तक गया था। एंड अगर ये इसके ऊपर रहता है तो 1.245 का लेवल ऑलमोस्ट श्योर है, जहाँ पे डबल टॉप बना था। वहां पे एक बार के लिए आपको सेलिंग दिख सकती है। पर मेरे हिसाब से अगर 1.23 अच्छे से नहीं क्रॉस कर पाता है तो ये वापस नीचे आ सकता है। तो ओवरऑल ये एक बार 1.226 के नीचे आ जाए तो आप सेलिंग कर सकते हो विद द टारगेट ऑफ 1.204। ठीक है,
वीक लग रहा है बिकॉज डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा है धीरे धीरे, तो ओवरऑल वीकनेस दिख रही है जीबीपी में। तो अगर डॉलर 102.6 के ऊपर चले जाएगा तो जीबीपी और नीचे आ सकता है। तो वो एक ध्यान रखना अपने चार्ट पे कि कैसी डॉलर की मूवमेंट हो रही है, जीबीपी उसके हिसाब से ट्रेड लेना। और जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है। और जेपीवाई काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बॉटम बना था 87 86 के अराउंड। ठीक है, अगर आप ये देखोगे ये लेवल्स 87 का अराउंड जो लेवल था, बहुत ही अच्छा रिवर्सल था, एंड वहां से रिवर्सल हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये 88 50 88 70 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। एंड अगर 87 के नीचे क्लोजिंग आता है तो बहुत ही बेरिश। ठीक है, एंड जीबीपी जेपीवाई एक बार देख लेंगे। तो 161, तो जीबीपी जेपीवाई का प्रॉब्लम यही है कि बहुत कंसोलिडेशन में आ चुका है एंड ब्रेकआउट नहीं दे रहा है कोई भी तरीके से। ये 155 टू 161 162 के लेवल्स बहुत ही मतलब बहुत कंजेशन है इधर। तो मेरे हिसाब से अगर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लेना, क्योंकि इसमें आपको इजी ट्रेड्स कुछ नहीं मिलेंगे। तो और भी बेटर, जैसे और जेपीवाई और बेटर चार्ट है दैट जीबीपी जेपीवाई। अगर आपको जेपीवाई के वीकनेस पे खेलना है तो आप और जेपीवाई के थ्रू खेल सकते हैं। ठीक है, यूएस ऑयल पे है, यूएस ऑयल हम देखते हैं। तो देखो व्यू तो सेम है यूएस ऑयल और यूके ऑयल का, पर मेरे हिसाब से सेम यूएस ऑयल में भी यही लेवल पे सेलिंग आएगी 70 टू 71 के रेंज पे। एंड वापस एक बार ये 64 65 का लेवल आ सकता है। डाउन साइड पे मैक्स मेरे हिसाब से 61 तक जाएगा। पर अगर आपको ब्रेकआउट मिले इसके ऊपर 71 के, तब जाके आप ये लेवल्स 80 के देख सकते। ठीक है, तो ओवरऑल नेगेटिव व्यू है ऑयल पे, यूके ऑयल एंड यूएस। ठीक है, और 10 ईयर के बारे में पूछा था। तो 10 ईयर के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे कोई बॉन्ड्स की क्वेश्चन होते हुए मुझे लगता है एटलीस्ट लोग अभी ये चीज भी ध्यान रख रहे हैं, एंड बहुत ही अच्छा चीज है कि आप इस पे ध्यान दें। तो अगर आप देखो 3.4 का जो लेवल है बहुत ही अच्छा सपोर्ट था, कल भी मेंटेन किया, एंड बॉन्ड्स नहीं गिर रहे हैं। एंड ये एक साइन है कि जब तक ये बॉन्ड्स नहीं गिरेंगे तब तक एक चांस है कि और रेट हाइक्स हो, एंड इसके वजह से गोल्ड भी थोड़ा दब सकता है। अगर आप देखोगे लास्ट एक महीने में बॉन्ड्स की जो गिरावट थी, यही रीजन है गोल्ड के लिए। लोग बोल रहे थे डॉलर मूव नहीं हो रहा है, डॉलर मूव नहीं हो रहा है, गोल्ड क्यों मूव हो रहा है। तो ये रीजन क्या था, आपका जो 4% का बॉन्ड था वो आपका 3.5 ऑलमोस्ट 3.3 हो गया। एंड ट्रस्ट मी, बॉन्ड मार्केट में मूव इतने वायलेंट नहीं होता है। आपको अगर आप लाइव देखते हैं हर दिन 10 10 15 टक्का बॉन्ड यील्ड्स आपके गिर रहे थे, जो नहीं होता है। और क्यों हो रहा था, बिकॉज जब बैंक्स फेल हो रहे थे तब लोग को लगा कि फेड अभी पॉज करेगी, फेड अभी हाइक नहीं करेगी, एंड अगर फेड हाइक नहीं करेगी तो इंटरेस्ट रेट्स इसके ऊपर नहीं जाएंगे, एंड उसके ऊपर तो आपका जो बॉन्ड यील्ड है फिक्स हो जाएगा। एंड बॉन्ड यील्ड अगर फिक्स हो गया तो लोग वापस पैसे गोल्ड में डालना शुरू कर दें। एग्जैक्टली वही हुआ, जो स्पीड पे हुआ वो हमने नहीं सोचा था, बट एक्शन हुआ इसके वजह से। ठीक है, और कोई एसेट क्लास किसी को देखना है, और एक और मेरे को, ये मेरा पर्सनल कॉल है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, पर मेरे हिसाब से बिटकॉइन ओवरऑल अब लग रहा है कि बिटकॉइन में बाइंग आ सकती है। एंड मेरा रीजन यही है कि ओवरऑल अगर बिटकॉइन 25,000 के ऊपर रहता है, जितना टाइम 25,000 के ऊपर रहता है उतना टाइम वो पॉजिटिव है, 30,000 के ऊपर और बड़ा मूव आ सकता है। एंड एक चीज समझो, लोग आज यूएस में, लोग को बैंक में पैसे रखने को डर लग रहा है, क्योंकि अगर बैंक पे एक बैंक रन आता है तो फिर पैसे सिक्योर नहीं है। एंड ऐसे टाइम पे लोग जहाँ पे पैसे सेव करना चाहते हैं, अपना पैसे की वैल्यू सेव करना चाहते हैं, लोग दो एसेट क्लास में सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं, एक गोल्ड है और एक क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें मेन बिटकॉइन है। तो अब आपको दिख रहा है इतना सारा मूवमेंट दोनों एसेट क्लास में होते हुए। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपने आप को हेज करना चाहते हो, अपने आप को ओवरऑल सारे रिस्क एसेट्स के साथ आपको कोई ना कोई एक्सपोजर चाहिए, तो मैं बोलता हूँ बिटकॉइन। आई एम नॉट सेइंग ऑल क्रिप्टो करेंसी, बट बिटकॉइन में जरूर देखना, क्योंकि 30,000 के बाद ये बहुत जल्दी भाग सकता है। ठीक है, तो बिटकॉइन पे जरूर नजर रखना। ठीक है, एक ऐसी चीज है कि ज्यादा रिस्क मत लेना, पर कुछ एक्सपोजर रखना मेक सेंस, बिकॉज ऐसे हम क्लाइमेट में जी रहे हैं जहाँ पे मूव्स बहुत जल्दी हो रहे हैं, आपको मिस आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस, और कोई इस पे, और कोई एसेट क्लास पे कोई क्वेश्चंस? ओके,
हम शुरू करते हैं आज का वेबिनार। तो मेन मेरा आइडिया आज ये है वेबिनार के थ्रू कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि क्या हो रहा है लास्ट फ्यू वीक्स में एंड मार्केट में, आपको एक आइडिया आ जाए कि आज मार्केट क्या लेवल पे है, क्या पोजिशनिंग है। ठीक है, एक है बैंकिंग क्राइसिस है यूएस में जो जेन्यून है, एंड हम आगे और बात करेंगे इन डिटेल के बैंकिंग क्राइसिस क्या है। बॉन्ड यील्ड्स प्लमेट कर रहे हैं जो हमने अभी देखा, एंड अगर बॉन्ड यील्ड्स प्लमेट करते जाएंगे तो गोल्ड ऊपर जाता जाएगा, एंड ओवरऑल लोग अपने आप को रिस्क एसेट से निकालेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाना, उसका दो कारण होता है। एक होता है रेट हाइक हो रहा है, दूसरा होता है उनको लगता है इकोनॉमी ग्रो हो रही है, एंड रेट हाइक्स के बावजूद ग्रो हो रही है। अगर रेट हाइक्स बंद हो गए तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी तक हाथ में नहीं है। अगर आप देखोगे अभी 2 हफ्ते पहले इन्फ्लेशन का डेटा आया भी था, उसमें इन्फ्लेशन अभी भी अबाव एक्सपेक्टेशन ही चल रहा है। इसका मतलब फेड अगर पॉज कर रही है तो इसलिए नहीं करेगी, इन्फ्लेशन आ चुका है नीचे, इसलिए करेगी उनको डर लग रहा है कोई तो बड़ा इशू होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल डेट सीलिंग तो यूएस में एक ये है, अगर आपने ये न्यूज में पढ़ा है कि हर कंट्री की एक डेट होती है। ठीक है, जो एक कंट्री लेती है, एंड उसके हिसाब से हम डेट टू जीडीपी भी देखती है कि कितना डेट है टू जीडीपी। यूएस, क्योंकि यूएस खुद डॉलर प्रिंट करती है, तो यूएस का ओवरऑल एक्सपोजर ज्यादा ही होता है डॉलर्स में, एंड वो प्रिंट भी अपने हिसाब से कर सकती है। अब यूएस की इकोनॉमी 2022 ट्रिलियन के आसपास है, एंड उनका डेट अभी 31.8 ट्रिलियन है। ठीक है, हर कुछ साल एक डेट सीलिंग फिक्स होता है कि इसके ऊपर डेट नहीं लेंगे। अभी 6 महीने से 31.8 ट्रिलियन हिट हो चुका है, एंड बहुत बात हो रही है कांग्रेस में उनके के डिबेट हो रहा है कि इसको बढ़ाना चाहिए। एंड लास्ट 66 1966 से अभी तक बहुत बार ये बढ़ चुका है, एंड डेट सीलिंग वापस बढ़ेगा, मतलब और प्रिंटिंग होगी और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। ठीक है, ये बहुत क्लियर है कि इन्फ्लेशन और बढ़ने वाला है और प्रिंटिंग होगी, वरना ये बैंकिंग क्राइसिस बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप डेट सीलिंग भी एक बड़ा इशू है। गोल्ड की रैली पे हमने बात किया है, स्टॉक्स करेक्ट हो गए। अब मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं इस मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करोगे, क्योंकि स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स ओवरऑल गिर रहे हैं, तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। मैं एक चीज बता दूं कि अर्निंग्स पे बहुत प्रेशर आने वाला है वर्ल्ड वाइड, एंड वो क्लियरली दिख रहा है। एंड अगर आपको अभी सस्ता लग रहा है, शायद आपको 1-2 महीने में और सस्ता मिले। तो आपको अगर लेने भी है स्टॉक्स, तो ऐसे स्टॉक्स लो जो लीडर्स है अपने इंडस्ट्री में है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है, जिनका ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत कम है, ताकि आपको उतना कम रिस्क। ठीक है, फिर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन नीचे आ रही है, पर उतनी नहीं, नंबर अभी भी खराब ही दिख रहा है। ठीक है, स्पीड ऑफ रेट हाइक्स विल रिड्यूस, ये तो अभी हम सब जानते हैं कि जो स्पीड है रेट हाइक्स की वो तो कम होनी वाली। ठीक है, फिर हम देखते हैं एसवीबी बैंक। तो कितने लोग ने एसवीबी बैंक के बारे में पढ़ा है? अगर आप चैट में मुझे बता दोगे कि यूएस में इतना बड़ा बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है, तो कितने लोग ने एसवीबी बैंक के बारे में या ये बैंकिंग क्राइसिस के बारे में कुछ भी पढ़ा हो, कुछ आइडिया हो, तो आप चैट बॉक्स में लिख दिए, ताकि फिर हम उसके हिसाब से आगे कॉन्वर्सेशन ले सकते हैं। एक बार बस, कोई अगर किसी ने सुना है, नहीं सुना है, वो भी बता दो, तो मेरे लिए और इजियर होगा। नहीं सुना है, धर्मेश जी ने बोला नहीं सुना। बाकी लोग क्या, एक बार डाल दीजिए चैट पे, जिग्नेश जी ने सुना है। ठीक है, ओके, बाकी सब एसवीबी मोस्टली स्टार्टअप को लोन देता था, पार्ट जी ने, यस। तो मैं आपको अभी वही समझाता हूँ कि एसवीबी में क्या हुआ था एंड क्यों हुआ था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो एसवीबी 2000 एसवीबी 2018 में एक $40 बिलियन की बैंक थी। ठीक है, तभी एक रेगुलेशन आना था यूएस में कि कोई भी बैंक जो 50 बिलियन की वर्थ है, एसेट्स है उनके पास, उनकी हर साल एक स्ट्रेस टेस्ट होगी टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे अपना बैंक चला रहे हैं, एंड कैसे उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। आरबीआई ये हमेशा करती है, वहां पे उनको एक रेगुलेशन लाना था, पर उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार थी पावर में, उन्होंने ये लाने नहीं दिया। ठीक है, एसवीबी के सीईओ ने तभी बोला कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज। फास्ट फॉरवर्ड 2023, बैंक 40 बिलियन से 200 बिलियन की हो चुकी थी, एंड बैंक मेनली सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स को पैसे देती थी, एंड मेनली टेक कंपनीज में पैसे डालती थी। ठीक है, अब आप समझो क्या हो रहा था कि लास्ट 6 महीने में
एक उनका इशू क्या हुआ, दो साइड के इशू। एक इशू ये हुआ कि टेक कंपनीज पैसे रेस करती थी तो उनको बिजनेस मिलता था। लास्ट 6 महीने में टेक कंपनीज ने रेस करना बंद कर दिया और उल्टा फायरिंग कर रहे हैं। आप लोग सब ने पढ़ा होगा, अमेजोन सब फायर कर रहे हैं, तो उनको वो एक बिजनेस ड्राई अप हो। ठीक है। दूसरी बात, टेक कंपनीज की कैश कंपोनेंट कम होती है, तो ओवरऑल उनके डिपॉजिट्स उतने बड़े नहीं होते, बट जो भी डिपॉजिट्स है इनके पास ही होते। ठीक है। एंड सबसे बड़ा ब्लंडर जो इस बैंक ने किया था कि इस बैंक ने 2020 में जब बॉन्ड के जो यील्ड्स थे, जो यहाँ पे यूएस में 0.5% इंटरेस्ट रेट था, उन्होंने तभी बहुत सारा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदा। ठीक है। ये सोच के कि 0.5% इंटरेस्ट रेट काफी 4-5 साल 10 साल तक रहे। अब उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया कि ये आधा टके का बॉन्ड 4.5-5 टका हो जाए। अब आप सोचो क्या होता है, उन्होंने आधे टके पे खरीदा है, अब वो आधे टके पे अपने कस्टमर को बेचते हैं। कस्टमर तभी आधा टक्का बोल के ले लेगा, क्यों? क्योंकि आधा टक्का तभी ओवरऑल यील्ड उनका चल रहा था। अब हो गया 4.5। अब वो लोग कितने दे रहे हैं? लास्ट वो लोग दे रहे थे 1.7%। कस्टमर बोलते हैं मुझे तो 4.5 चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट 4.5 दे रही है, बट बैंक बोलता है हमारे पास 4.5 देने के पैसे नहीं है, क्योंकि हमने पैसे खुद आधे टके के टाइम उठाया था और हमें उतना ही मिल रहा है, तो हम कैसे आपको 4.5 दें? ठीक है। तो ओवरऑल उनका लॉस होते जा रहा था। एंड उनकी टोटल बॉन्ड की बुक 200 बिलियन के बैंक में 20 बिलियन 21 बिलियन का उनका बॉन्ड बुक था, उसका $2 बिलियन उन्होंने बेच दिया लॉस। ठीक है। जब उन्होंने लॉस पे बेचा, ये खबर गई सारे सिलिकॉन वैली के कंपनीज में कि उन्होंने बेचा। ओवरनाइट 36 घंटे में बैंक बंद हुआ। अब सोचो 36 घंटे में $200 बिलियन। अगर आपको कंपेयर करना है, 200 बिलियन एचडीएफसी बैंक का साइज है। एचडीएफसी के साइज का बैंक 36 घंटे में यूएस में बंद हुआ। क्यों? क्योंकि सारे सिलिकॉन वैली कंपनीज को समझ गया कि ये बैंक में कुछ तो गड़बड़ है एंड हमें अपना विड्रॉल लेना चाहिए। तब आगे विड्रॉल मांगने, पैसे तो थे नहीं, एंड उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए अप्लाई किया, फेड को बोला। तब एफडीआईसी नाम की जो डिपॉजिट वाली कॉर्पोरेशन है उनकी, जो सारे डिपॉजिट्स को इंश्योर करती है, वो आके फिर बोली ठीक है हम देख लेंगे। पर उसमें भी एक इशू क्या है कि एफडीआईसी में $2,50,000 तक का ही डिपॉजिट इंश्योर होता है। तो जैसे हर जगह हर कंट्री में रूल्स होते हैं डिपॉजिट्स के, इंडिया में आई थिंक 5 लाख के डिपॉजिट्स इंश्योर होते हैं, यहाँ पे $2,50,000 के थे। तो जो $2,50,000 की कम जिसके पास अकाउंट है, उनको 2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। पर जो भी उससे ज्यादा है, सपोज एक कंपनी ने $15-20 मिलियन रखे हैं, उनके पैसे अभी नहीं मिलेंगे, एंड कब मिलेंगे किसी को नहीं पता। वो एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रह गया है, एंड किसी को नहीं पता वो कब होगा। ठीक है। तो ओवरऑल बैंक बंद हो चुका है, एंड जो पैसे है वो भी अटक गए, इसलिए कंपनीज भी गिरे जिनके पैसे है उस बैंक में। एंड ओवरऑल उनकी जो इश्यूज थे, जो टॉप 2-3 इश्यूज मैं बोल सकता हूँ, एक था कि उनके पास कोई भी चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं था। पूरे 2022 में 3 महीने के अलावा 9 महीने कोई चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं था। एंड वो बहुत ही फिशी साउंड करता है, क्योंकि आप $200 बिलियन का बैंक बिना चीफ रिस्क ऑफिसर कैसे चला? मतलब कुछ तो इनसाइडर इशू था। दूसरा बात ये था, ये बैंक डूबने के 2 हफ्ते पहले प्रमोटर ने खुद अपने शेयर्स बेचे, तो वो भी एक फिशी सा ये हो जाता है कि क्यों प्रमोटर बेचा, क्योंकि क्या उसको कुछ पता था जो बाकी को नहीं पता। ठीक है। एंड ये जो सेल ऑफ हुआ उसके बाद बहुत सारे बैंक जो सिमिलर बैंक थे उस पे भी बैंक रन हुआ। बैंक रन ये होता है कि सारे लोग जाते हैं साथ में पूछने के मेरे पैसे दे दो। अब कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस दुनिया में किसी के पास सारे पैसे एक टाइम पे नहीं होता। ठीक है। सब लोग जो पैसा डिपॉजिट है वो सब लोन्स देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो सारे पैसे एक्टिव रहते हैं, पर उनके पास सारा पैसा कभी नहीं रहता। तो अगर आप देखोगे इस बार वही है कि उन सारे पैसे वापस मांग लिए, वो विड्रॉल आया नहीं, एंड बैंक बंद हो गए। ठीक है। एंड अब और भी 2-3 बैंक, सिग्नेचर बैंक एक है जो ऑलरेडी गया है, एक एफडीसी नाम का फर्स्ट ये बैंक है, वो भी अभी वापस डाउन होने की प्लान्स में। एंड अब मैं इसका बताता हूँ कि इसका क्रेडिट शूज के साथ क्या लेना देना। तो ये सारा बैंक और ये सब में पैसे जो डालते थे, उसमें एक बड़ा बैंक था क्रेडिट स्विस। अब क्रेडिट स्विस लास्ट बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे एक्यूजेशन थे, स्कैंडल्स थे, बहुत लीगल फीस भी उसने भरा है।
जस्ट टू गेट आउट ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। अब हुआ क्या है कि क्रेडिट सुइस ने इतना सब तो किया, अब ये हो गया है कि उनको भी इशू M2M का आया। मार्क टू मार्केट है, सारे ट्रेडर्स आपको मार्क टू मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि M2M क्या होता है और M2M की कितनी टेंशन होती है, ठीक है। अब आप सोचो ऑन अ बिग स्केल, एक बड़ी बैंक, $1.1 ट्रिलियन वाली इन्वेस्टमेंट बैंक थी क्रेडिट सुइस, उसको M2M का इशू आया। एंड उसने फिर बाद में स्विस गवर्नमेंट से बात की, कि स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने स्विस गवर्नमेंट से बात किया। स्विस गवर्नमेंट को बोला कि अगर आप नहीं बचाओगे बैंक को तो बहुत लोग के पैसे डूब जाएंगे। तो स्विस गवर्नमेंट ने ओवरनाइट वीकेंड पे स्विस लॉ चेंज किया एंड उन्होंने बेसिकली यूबीएस, जो उनका सबसे बड़ा बैंक है स्विट्जरलैंड में, उसको बोला तो अक्वायर कर ले। एंड इस डील में सबसे खास बात यह है, $3.2 बिलियन की डील हुई है। एंड पहले बार हिस्ट्री में बॉन्ड होल्डर्स, जो 81 बॉन्ड्स बोलते हैं, जो टियर 1 बॉन्ड्स होते हैं, जो बेसिकली सारे टॉप इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े पैसे लेके आते हैं, उनको बैंक को बॉन्ड बेचती है। उनको हमेशा, कोई भी बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक बंद होता है ना, तो पहले पैसे उनको मिलते हैं। बट पहले बार ऐसा हुआ है कि सारे बॉन्ड होल्डर्स के पैसे जीरो कर दिए। $17 बिलियन के बॉन्ड जो होल्ड करते थे सबका जीरो हो गया, जिसमें सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट का भी $1.2 बिलियन, तो सबका जीरो हो गया। एंड जो शेयर होल्डर्स है, जनरली शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता है, शेयर होल्डर्स को 3.2 बिलियन जितना था पूरा मिल गया। एंड जो कंपनी $3 की थी, $0.75 में बिकी है, ठीक है। बहुत ही बड़ा ये है। पर अब यूबीएस दुनिया का सबसे सेकंड बिगेस्ट बैंक बन चुका है। $5 ट्रिलियन की टोटल उसकी एसेट वर्थ है। एंड एक रीजन है कि फ्रैंक, जो स्विस फ्रैंक है और यूरो पे ज्यादा प्रेशर नहीं आया, क्योंकि क्रेडिट सुइस इज नॉट एज बैड एज एसवीबी। एंड उसको अक्वायर करने के बाद यूबीएस कुछ ना कुछ रिकंस्ट्रक्शन करके वापस प्रॉफिटेबिलिटी में लाएगा। एंड क्रेडिट सुइस 127 साल पुराना बैंक, तो ओवरऑल क्रेडिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एंड ये इसलिए यूएस पे इम्पैक्ट ज्यादा है बैंकिंग क्राइसिस का, जो क्रेडिट सुइस पर नहीं हुआ यूरोप पे, ठीक है। तो ये सब के साथ हम चलते हैं कि फेड डे पे कल क्या हुआ, ठीक है। तो फेड कल आई, फेड के पास ये सारा इंफॉर्मेशन था। एक ओवर सीपीआई अभी भी अबाउट डिजायर्ड लेवल्स है। जॉब मार्केट बहुत स्ट्रांग है, अगर आप जॉब डेटा देखोगे लास्ट फ्यू वीक्स का, जॉब डेटा बहुत स्ट्रांग है, जॉबलेस क्लेम्स कम है, ओवरऑल जॉब ओपनिंग ज्यादा है। एंड आपका जो नॉन फार्म पेरोल नंबर भी पॉजिटिव आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी 4% के नीचे है, जो बहुत ही अच्छा है। एंड उनके लिए एज सच कोई इशू नहीं है, वो लोग और रेट हाइक कर सकते, ठीक है। एक जो बड़ा झटका लगा है कि उनका बैलेंस शीट रिडक्शन बंद हो गया, ठीक है। ये एक बड़ा शॉक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये अंडरस्टैंड करें कि फेड के टोटल एसेट्स, कभी भी आपको समझना है कि फेड क्या कर रहा है, तो इसकी एक टोटल एसेट्स नाम की एक ये है पेज में, आप जाके ढूंढ सकते हो फेड के टोटल एसेट्स। एंड यहाँ पे आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो अगर आप लास्ट कुछ महीनों के हम डेटा देखते हैं, ये उनका बैलेंस शीट रिडक्शन हो रहा था। 9 ट्रिलियन से उन्होंने ऑलमोस्ट 8.4 ट्रिलियन तक लेके आए थे, ऑलमोस्ट 800 बिलियन कम किया था। बट आप देखो लास्ट वीक जब ये क्राइसिस आया, वापस उन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा हाइक है, ऑलमोस्ट $300 बिलियन का फंड इन्फ्यूज हुआ है। एंड ये बेसिकली एक बार के लिए मनी प्रिंटिंग माना जाता है, ठीक है। जब भी फेड के एसेट्स बढ़ते हैं, मतलब फेड ने पैसे प्रिंट किए हैं, इसलिए अगर आप देखोगे लास्ट कुछ हफ्तों में मार्केट स्टेबल रहा है, क्योंकि ये लोग ने पैसे इन्फ्यूज किए, बैंक्स को बचा दिए। एंड ओवरऑल चीजें बेटर हो गई, ठीक है। पर अगर ये वापस ऊपर जाता गया तो वो एक टाइम के लिए इन्फ्लेशन के लिए और खराब है, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ यूएस के लिए बहुत खराब, ठीक है। और बैंकिंग क्राइसिस कल था, कल उसको जेरोम पॉल को ये भी पूछा गया था कि उनको कि अगर बैंकिंग क्राइसिस इतनी खराब है तो आप क्यों हाइक कर रहे हो, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हम हाइक कर रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है और हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं एंड हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कल के दिन क्या हुआ और कल क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो ये एक्सपेक्टेशंस थी, अगर आप देखोगे पहला वाला एक्सपेक्टेशन सही हुआ कि 25 बिप्स का हाइक आया है एंड पॉज आया है अगले मीटिंग के लिए। उसने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि पॉज आया है, पर उसने
इनडायरेक्ट वे में बताया उन्होंने कि ऑज आने वाला है, अगले मीटिंग में हाइक नहीं होगा। अब कमेंट्री कैसी थी, डविश थी तो बहुत अच्छा होता, पर उल्टा कमेंट्री हॉकिश थी, एंड बिकॉज कमेंट्री हॉकिश थी, मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट किया। अगर वो 25 प्लस 25 करते तो और हॉकिश होता एंड मार्केट्स और खराब देते। एंड अगर इनमें से कोई सिनारियोस कल प्ले आउट होते कि 50 बिप्स होता और पॉज होता और खराब होता, अगर दोनों पॉज होता तो बहुत डविश होता, लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर आप देखोगे कल इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया कि काश पॉज ही कर देते, क्योंकि पूरी इकोनॉमी अभी अच्छी हालत में नहीं है, बैंक्स के क्राइसिस हो रही है, अगर आप हाइक करते जाओगे तो ये और इश्यूज आने होंगे। एंड मेरे हिसाब से अगले 3-4 महीने में जो डेटा है यूएस में जो आ रहा है वो खराब आने वाला है। एंड आप जब डेटा देख रहे हो आपको समझेगा लैग इफेक्ट है, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना तो उसका इफेक्ट हमेशा 6 महीने बाद आता है। तो अगर आज 25 बिप्स बढ़े हैं, इसका जो प्रॉपर इम्पैक्ट है वो आपको एंड ऑफ द ईयर में ही मिलेगा। तो अभी लास्ट 1 साल इतने सारे रेट हाइक्स किए, 9th कंसेक्यूटिव रेट हाइक था, तो इसकी जो पूरी इम्पैक्ट है आपको अगले 3 से 6 महीने में दिखेगी। ठीक है, तब आपको समझेगा कि यूएस की इकोनॉमी की हालत खराब है, एंड ये रेट हाइक और रेट पॉज कर देंगे वो लोग, पर जो डैमेज है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अगले कुछ महीनों के लिए मेरा सिंपल ये है कि रिस्क एसेट्स में बहुत संभाल के ट्रेड लेना। गोल्ड में अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो स्टॉप लॉस श्योरली रखना। एंड जो भी मूवमेंट्स है ओवरनाइट कोई बड़ी पोजीशन मत लेना, क्योंकि अगले दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी 2 दिन एक जैसे नहीं होने वाले हैं, एंड अगला 6-8 महीना एज अ ट्रेडर बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर आप ये फेज अच्छे से अगर सक्सेसफुली पार कर पाए तो आप लाइफ टाइम में इजीली एक ट्रेडर की लाइफ जी सकते हो। और अगला 6 महीना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एक रिसेशन जो आने वाला है लोग बोल रहे हैं बहुत ही बाजू में लग रहा है, एंड मार्केट भी धीरे धीरे और वॉलेटाइल होता जा रहा है। ठीक है, विक्स पे ध्यान रखना। अगर आपको कभी भी समझना है कि मार्केट कितनी वॉलेटाइल है, तो मेरा हमेशा सिंपल इंडिकेटर है विक्स। अगर आप देखोगे ये 22 पे है, आप देखो लास्ट मंथ ये 30 तक ऑलमोस्ट गया था। ये जब बैंकिंग क्राइसिस हो रहा था 30 तक गया था, और वहां पे एक बार रिजेक्शन मिला है। 30 हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 30 के ऊपर आप समझ सकते हो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है मार्केट। ठीक है, 30 के नीचे 20 और 30 में ठीक है मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, पर 30 के ऊपर आप श्योरली एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ तो, जैसे कोविड था या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस थी, ऐसा कुछ तो इवेंट आ सकता है। ठीक है, तो विक्स पे ध्यान देना। 30 के ऊपर हो तो नेगेटिव है, मार्केट में लाइट पोजीशन रखना, ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना। बट 30 के नीचे है तो आप समझ सकते हो मार्केट रेगुलर है। 20 के नीचे और अच्छा है, पर ये एक मेट्रिक है जिसपे आपको श्योरली ध्यान देना। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन। कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस है मार्केट पे आप मुझे पूछ सकते हो, वरना हम फिर वेबिनार एंड कर सकते हैं। कोई भी डाउट है ये सारी चीजों में जो हमने अभी डिस्कस किया, कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको, बिकॉज ये देखो ये चीजें सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जानता हूँ कि सबके लिए उतना आसान नहीं है, बिकॉज ये सब नया है and ये सब पहले बार ऐसा मार्केट्स में हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो, या और कोई चीज पे हेल्प चाहिए वो भी बता सकते हो। आज जो न्यूज है उसके बारे में कुछ बता सकते हो? तो, तो आज का वेबिनार एंड करते हैं दोस्त लोग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द वेबिनार, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चीज के साथ। हैप्पी ट्रेडिंग सबको, एंड संभाल के ट्रेड करना। और एक बार हाय सर। इंडिकेटर क्या है, कौन सा इंडिकेटर धर्मेश जी? सर वाला जर्मन 30 में यूज करना है तो कोई क्या स्पेसिफिक इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? ये में यूज करते हैं सर? हाँ, अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो अगले हफ्ते हम एक और नया इंडिकेटर लेके आएंगे एंड टॉपिक के साथ, तो वो भी थोड़ा टेक्निकल्स का भी हम कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू जयंती लाल जी, थैंक यू सो मच। आज के न्यूज के बारे में कुछ बता सकते हो क्या न्यूज दिनेश जी? कोई स्पेसिफिक न्यूज के बारे में या किसके बारे में? यूएसडी, यूएसडी का मैं एज आई टोल्ड कि कल के
इवेंट के बाद यूएसडी वीक था, तो क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखो, अगर यूएस में कोई इशू हो रहा है तो डॉलर स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता है, एंड 102.6 के नीचे वीक ही रहेगा, उसके ऊपर के ब्रेकआउट पे आपको कुछ स्ट्रेंथ मिल सकता है। पर अगर आप डॉलर की मूवमेंट देख रहे हो तो प्योरली अभी डॉलर, देखो हम हमेशा रिस्क और डॉलर को एक साथ रखते हैं कि अगर रिस्क है तो डॉलर ऊपर जाएगा, पर अब आपको एक और नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि रिस्क तो है पर डॉलर नीचे भी जा सकता है क्योंकि यूएस में इशू हुआ। तो आप वो भी ध्यान रखना जो आप ट्रेड कर रहे हो कि अगर यूएस में इशू है तो डॉलर नीचे भी जा सकता है एंड ओवरऑल मार्केट भी नीचे जा सकता है, तो ये भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ट्रेड लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर द वेबिनार, एंड अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, और अगले हफ्ते हमारा ऐसा टॉपिक रहेगा जो आप सबको इंटरेस्ट में है। अभी बता देता हूँ, हम नेक्स्ट वीक गोल्ड एंड सिल्वर पे बात करने वाले हैं, कैसे गोल्ड एंड सिल्वर को ट्रेड करते हैं, और एक और टेक्निकल नया टेक्निकल इंडिकेटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू जिग्नेश जी, सी यू नेक्स्ट वीक।